हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता और आज मैंने लिया है क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम देखेंगे आज की डाइवर्सिटी क्या है। कंप्लीट समरी इसमें आपको मिलने वाली है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सेकंड, ये जो पूरा लेक्चर है वो मेरे ही थ्रू है, यानी कि ये लेक्चर जो है वो मैं ही आपको कंप्लीट कराऊंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर मैं आपको देती हूँ किसी की कोई तस्वीर बनाने के लिए, तो क्या आप उस तस्वीर को बिल्कुल वैसे ही बनाओगे जैसे कि मैं बनाऊंगी? शायद नहीं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन और मेरी इमेजिनेशन में कहीं ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। आपके अनुभव में, मेरे अनुभव में, या आपके बनाने के तरीके में और मेरे बनाने के तरीके में कहीं ना कहीं हमें विविधता नज़र आएगी, यानी कि हमें डाइवर्सिटी नज़र आएगी। तो हम क्या देखेंगे कि डाइवर्सिटी एक्चुअली में है क्या, यानी कि हमारी पेंटिंग में जो अंतर आएगा, यानी कि हम जो बनाएंगे, जो मैं पिक्चर आपको दूंगी बनाने के लिए, तो शायद उसमें जो हमें अंतर देखने के लिए मिलेगा उसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी, यानी कि वही होती है विविधता। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको देती हूँ एक तस्वीर और आप मुझे बताइए दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे ये मैंने दो तस्वीरें ली हैं। आप मुझे ये बताइए कि दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी वाली लगी, ये वाली लगी या ये वाली लगी? मुझे तो, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी इंस्टेड ऑफ दिस वन। क्यों? क्योंकि इसमें सारी ही लड़कियों ने क्या किया है, सेम कलर की जीन्स पहने हैं, सेम कलर की टी शर्ट्स पहने हैं और उनके हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी ड्रेसेस जो है बिल्कुल सेम है। हमें यहाँ पे कुछ कलर नज़र नहीं आते, सिर्फ हमें यहाँ पे एक ये डेनिम का कलर नज़र आ रहा है दैट इज़ ब्लू, और एक वाइट कलर की टी शर्ट नज़र आ रही है। बस इतनी सिंपलिसिटी हमें इस पिक्चर में नज़र आ रही है। तो आप क्या मानते हो, यानी कि अगर हमारा वर्ल्ड कुछ इस टाइप का होगा तो क्या हमें जीवन जीने में अच्छा लगेगा? यानी कि क्या हमारे लाइफ में कुछ हमें इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। यानी कि हमें हमारा जीवन कैसा लगेगा? बिल्कुल कलरलेस लगेगा, यानी कि हमारे जीवन में रंगों की बिल्कुल कमी हो जाएगी। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इस वाली तस्वीर की, तो आप यहाँ देखोगे हर वुमेन ने क्या किया, डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और इनके हेयर कलर देखिए ये भी डिफरेंट है, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और देखने में बहुत ही प्यारा ये पिक्चर जो है वो हमें लग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, डाइवर्सिटी है। क्या है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे देश को बहुत ही सुंदर बनाती है। अब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, तो हम देखेंगे हमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर हम उत्तर में बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हमें भाषा, वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ के रंग, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के फेस्टिवल्स, सब कुछ, हर चीज़ में हमें डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स, खाना, फूड, फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं और जो हमारे भारत को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। आई होप बात करें डाइवर्सिटी की, किसे कहते हैं डाइवर्सिटी? ये जो इनको अलग बना रहा है, यूनिक बना रहा है, कलरफुल बना रहा है, यही तो है डाइवर्सिटी। इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं अगेन और हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एक्चुअली में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। हमें पता है हमारा भारत जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यानी कि हमें हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विविधता देखने को मिलती है। अब चाहे वो भाषा को लेकर हो, या फिर वो खाने को लेकर हो, या फिर वो कपड़ों को लेकर हो, मतलब किसी भी चीज़ में वो हमें जो है डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमें पता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम जाते हैं तो हमें लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट मिलती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे राजस्थानी भाषा मिलती है, गुजरात की बात करें तो गुजरात की। हम देखते हैं जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं ढेर सारी हमें भाषाओं का सामना भी करना पड़ता है, यानी
वेरियस टाइप ऑफ फूड यानी कि बहुत सारे खाने हम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते जाते राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर हमें दूध घी मक्खन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर हमें मक्के की रोटी और चने का साग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण की बात करें तो वहाँ पर इडली डोसा सांभर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि खाने की वेराइटियाँ देखो, कदम कदम पे वेराइटियाँ बदलती हैं। तो भारत में कदम कदम पर भाषाएं भी बदलती हुई हमें नज़र आती हैं। अब आगे देखते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। हम देखते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फेस्टिवल्स भी वहाँ पर हमें क्या, जैसे कि असम की बात करें तो वहाँ पर बिहू मनाया जाता है। अब अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने तस्वीर ली है फेस्टिवल्स की। आप यहाँ देखिए हमारे भारत में ईद भी मनाई जाती है, हमारे भारत में बिहू भी मनाया जाता है, जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है, गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। हम देखते हैं हमारे भारत में होली भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाई जाती है, दशहरा भी मनाया जाता है। तो कितने सारे फेस्टिवल जो हैं, ये तो कुछ गिने चुने फेस्टिवल्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिया है। इससे भी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल जो हैं वो हमारे भारत में हमें देखने को मिलता है। यही तो है डाइवर्सिटी। आगे देखिए, जो मैंने फूड की बात की थी, कितने सारे खाने, ये तो कुछ चुनिंदा खाने यहाँ मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी इतने ज़्यादा फूड हमारे भारत में मिलते हैं कि जिनकी वैरायटियों को काउंट करते करते रह जाएंगे, लेकिन वो वैरायटियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो फूड में हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है। वहीं पर आप यहाँ देखिए, अगर हम कॉस्ट्यूम की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो देखिए यहाँ पर सारे ही मेन हैं और सब ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ जो है वो पहने हुए हैं। आप देखोगे सबका वेयरिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है और है सारे मेन। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे सारी वुमेन है और सबका आप देखोगे जो ड्रेस स्टाइल है, जो पहनने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी मिल रही है क्लोथ में, यहाँ पर डाइवर्सिटी मिल रही है हमें खाने में, और यहाँ पर डाइवर्सिटी मिल रही है हमें फेस्टिवल में। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा विविधता, यानी कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमें हमारे भारत में देखने को मिलती है। यही चीज़ जो है वो हमारे भारत को बहुत ही सुंदर बनाता है। इसीलिए हमारा भारत वर्ल्ड में सबसे सुंदर कंट्री, मैं कह सकती हूँ हमारा भारत वर्ल्ड में सबसे सुंदर जो है वो देश है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन मनाए जाते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है। लोग अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के लाइक जो है वो ऑक्यूपेशंस करते हैं, यानी कि अपने अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2। हम देखते हैं समीर 1 और समीर 2 में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है जो हमारे चैप्टर में हमें दी हुई है, जिसमें 2 बच्चे होते हैं, एक समीर 1 होता है और एक समीर 2 होता है। उनकी आपस में बातचीत चल रही होती है। तो इस स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा तो आता नहीं है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह, सो दैट आपको इजी हो जाए इसको समझने में। चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि इन दोनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है, किस प्रकार की विविधता है जो हमें देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो समीर 1 की बात करेंगे। जो समीर 1 है, आप देखिए, गोज़ टू स्कूल। जो समीर 1 है वह स्कूल जाता है और इंग्लिश बोलता है और हिंदी बोलता है, ठीक है, यानी कि ये 2 लैंग्वेज को जानता है, स्कूल भी जाता है। वहीं अगर हम समीर 2 की बात करें तो हम देखते हैं कि वो न्यूज़पेपर बेचता है और प्लस बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता है और स्कूल में एनरोल नहीं है, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता है, इतनी पुअर बैकग्राउंड से वो आता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पर हमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिली कि जो समीर 1 है समीर 2 से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। किसको लेकर, एक तो भाषा को लेकर, और दूसरा कि वो स्कूल जाता है और ये स्कूल नहीं जाता है ना, यानी कि स्कूल जाता है वो स्कूल नहीं जाता। दूसरा हम देखते हैं, जो समीर 1 है वो हिंदू है और वहीं जो समीर 2 है वो एक मुस्लिम बच्चा है, ठीक है। वहीं अब दूसरा अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो जो समीर 1 है वो दिल्ली का रहने वाला है, वहीं जो समीर 2 है वो मेरठ का रहने वाला है। और नेक्स्ट देखते हैं, जो समीर 1 है वो रिच है और जो समीर 2 है वो पुअर है, यानी कि वो गरीब बच्चा है। तो हम यहाँ देखते हैं हमें कितना डिफरेंस, यानी कि कितनी विविधता देखने को मिली, कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिली।
हम देखते हैं समीर 1 समीर 2 से कितना डाइवर्स है, यानी कि कितनी ज़्यादा हमें इनमें अंतर देखने को मिलता है। इसी को तो कहा जाता है डाइवर्सिटी। क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या है। अब समीर 1 एंड समीर 2 हमने इनका अंतर तो देख लिया, यानी इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये देख लिया, क्या डाइवर्सिटी है वो देख लिया। क्या ये जो डाइवर्सिटी हमने देखी क्या ये सही है या गलत है, ये किस चीज़ को जन्म देती है। देखिए डाइवर्सिटी होना एक अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे देश को बहुत कलरफुल, यूनिक और यूनाइट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में प्रोज के साथ कॉन्स तो होता ही है, यानी किसी न किसी मामले में थोड़ा बहुत इफेक्टेबल भी होता है। अब वो कैसे, यहाँ देखिए समीर 1 एंड समीर 2 हैव मैनी डिफरेंसेस। हमें पता है, इससे पहले हमने देखा कि समीर 1 और समीर 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब ये किस चीज़ को जन्म देता है, अब वो देखते हैं। दीज डिफरेंसेस आर द रीज़न फॉर इनइक्वलिटी। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें समानता है, तो दोनों ही बच्चे, लेकिन दोनों में है क्या हमें कुछ समानता देखने को मिली? बिल्कुल भी नहीं, इनइक्वालिटी देखने को मिली। क्या मिली? इनइक्वालिटी। वो कंडीशन किस चीज़ को जन्म दे रही है? इनइक्वालिटी को जन्म दे रही है। लाइक व्हेन इट कम्स, कब आती है इस टाइप की इनइक्वालिटी? हमें कब देखने को मिलती है? जब हमारे पास कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं होते हैं या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है? इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। क्लियर है? यानी कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं होंगे, एक बेसिक रिसोर्स क्या होने चाहिए इंसान के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, कुछ इस तरीके के बेसिक नीड्स हमारी होती हैं। जब वही हमें समाज में नहीं मिलेगा तो इनइक्वालिटी क्या होगी? वो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जिस चीज़ के लिए हम एबल हैं, अगर हमारे पास उसके लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, हम उस चीज़ का लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, तो इनइक्वालिटी तो जो है वो समाज में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इनइक्वालिटी कहाँ देखने को मिल रही है? हमें कहाँ पर देखने के लिए मिल रही है? अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में और रिसोर्सेज के फॉर्म में। हम देख सकते हैं इन दो रीजंस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, एक और इसका रीज़न है, अब वो क्या है? कास्ट सिस्टम। यानी हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतिहास को उठाकर देखो तो आपको कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इतने ज़्यादा इनइक्वालिटीज़, इतना भेदभाव देखने के लिए मिलेगा कि शायद उस को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू आ जाए। इतनी ज़्यादा लाइक अनटचेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, इतना ज़्यादा भेदभाव देखने के लिए मिलता है कि संविधान में उसके लिए आर्टिकल्स तक बना दिए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं। ये वुमेन है जो इस वाली वुमेन को यहाँ पर पानी लेने के लिए मना कर रही है। ये वाली वुमेन जो है वो इसको स्टॉप कर रही है कि आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो अछूत है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। यहीं देखिए कि ये जो वुमेन है इसको पानी पिला रही है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो वुमेन इसको पानी पिला रही है ये भी अनटचेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पानी उसको ऊपर से दे रही है। अपने घर के बर्तन में भी तो दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसको ऊपर से ऐसे पानी पिलाया है। तो यानी कि ये भी एक अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि कैसे हम डाइवर्सिटी को जानते हैं। तो देखिए, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स मैन वॉज नोमेड, यानी कि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हम क्या थे? हम एक घुमक्कड़ थे, यानी कि हम इधर उधर रहकर अपना जो जीवन था वो व्यतीत करते थे, हम सोशल नहीं थे। फिर धीरे धीरे हमने क्या स्टार्ट किया? लेटर वी स्टार्टेड टू लीड द सोशल लाइफ, यानी कि फिर हमने अपने आप को सोशल बनाना स्टार्ट किया, एक सभ्य समाज में रहना स्टार्ट किया, जिससे हमें एक दूसरे की क्या हुई? जरूरत महसूस हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, यानी कि चैप्टर में हमें सोशल एनिमल के एनिमल कहा गया है, यानी कि चैप्टर में हमें क्या कहा गया है? सोशल एनिमल। हम क्या हैं? सोशल एनिमल हैं। दस कांट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर, यानी कि हम अपनी खुद की ज़रूरतों को खुद से पूरा नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खाने को लेकर हो। आप देखोगे बार्टर सिस्टम चलता था, जिससे हम अपने जो चीज़ें थी, वस्तुएं होती थी, उनको एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। तो हम देखते हैं हमने धीरे धीरे अपने आप को सोशल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट
दे डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एंड ऑल्सो ऑन देयर सोशल ग्रुप्स, यानी कि हमारे जो सोशल ग्रुप हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। किस लिए? ताकि हम अपनी खुद की नीड्स को फुलफिल कर सकें, हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा कर सकें। क्लियर है? आगे देखते हैं। विद इन वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। हम देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। लाइक जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन कल्चर, यानी कि चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, या फिर वो जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड हो, या फिर वो हमारी स्किल से रिलेटेड हो, या वो हमारे इंटरेस्ट हो, या वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हम हर मायने में किसी न किसी मायने में एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक हैं, हम यहाँ पर उनको देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो है हिस्टोरिकल, सेकंड है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। आर टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करने के लिए यहाँ पर दो ही फैक्टर इनफ है, दैट इज हिस्टोरिकल और दूसरा है ज्योग्राफिकल। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं पीपल नियर द सी इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन द माउंटेन एरिया। हम देखेंगे वो लोग जो सी के आसपास रहते हैं और वो लोग जो माउंटेन के आसपास रहते हैं, उन दोनों के जीवन में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पर यानी कि जो लोग माउंटेनियल एरिया में रहते हैं उनके लिए खेती करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, और जो लोग सी के पास रहते हैं उनके लिए फ़िशिंग बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से उनके लिए एग्रीकल्चर वर्क भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनको इजीली पानी जो है, यानी कि वहाँ पर उनको पानी इजीली अवेलेबल होगा और वो वहाँ पर खेती भी कर पाएंगे, फिशिंग भी कर पाएंगे, और जो सी एनिमल है उसको अपने फूड में इंक्लूड कर पाएंगे। लेकिन अगर वहीं हम माउंटेन वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पर लोगों के लिए थोड़ा सा जीवन हम कहेंगे कि कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो जिसकी वजह से लोगों को अपनी लाइफ को स्पेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यानी कि यहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो सकती, यहाँ पर लाइक आपको सी फूड वगैरह नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर लोगों का जीवन थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? जो लोग रहते हैं सी एरिया के पास। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट आगे क्या है हमारे चैप्टर में। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इस बुक में दो राज्य लिए गए हैं, दो स्टेट लिए गए हैं, जिनके यानी कि एक लद्दाख का एग्जाम्पल लिया है और एक लिया है केरला का एग्जाम्पल। इन दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और ये डाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लद्दाख का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है लद्दाख। आप देखोगे सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है, आप देखोगे ये लद्दाख है, और अगर हम केरला की बात करें तो देखिए केरला जो है वो सबसे सदर्न यानी कि सबसे साउथ वाला स्टेट हमें देखने को मिलता है। अब हम लद्दाख की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए लद्दाख कहाँ पर है, डिज़र्ट इन द माउंटेन्स। हम देखेंगे जो लद्दाख है वो माउंटेनियल वाला एरिया है पहला, और दूसरा वो पूरा क्या है, डेजर्ट है, यानी कि वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो सोचो वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू के ईस्टर्न पार्ट में ये क्या है, पड़ता है। लद्दाख ऑल्सो नॉन लिटिल तिब्बत, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको और क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। किसको? लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क। हम देखते हैं लद्दाख में एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है वो कैसे होता है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी वहाँ पर खेती कैसे की जा सकती है, क्योंकि खेती करने के लिए तो सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन जब वहाँ पर बर्फ़ ही होगी तो वहाँ पर हम खेती कैसे कर पाएंगे, खेती करना बड़ा मुश्किल होगा। स्नो कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, बर्फ़ रहेगी पूरे साल, तो देखो खेती कैसे की जा सकती है। वहाँ पर खेती करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट जो वर्क है वो
माना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, लोग किस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पर, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार का कार्य वो वहाँ पर करते हैं। पीपल कीप शीप एंड गॉड्स, यानी कि वहाँ पर लोग अपना जीवन चलाने के लिए शीप रखते हैं और गॉड्स रखते हैं, ठीक है, उनको पालते हैं ताकि उनसे उनको मिल्क मिल सके, मीट मिल सके। स्पेशल गॉट प्रोड्यूस पश्मीना वुल, यानी कि एक स्पेशल टाइप की गॉट होती है जिससे हमें क्या मिलता है, पश्मीना वुल मिलती है, जो कहाँ पर बनती है, वो लद्दाख में, ठीक है, लेकिन उसका जो ट्रेडिंग होता है वो जम्मू कश्मीर से होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे वुल की बात करते हैं। वुल सोल्ड टू कश्मीर ट्रेडर्स, यानी कि कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वुल को क्या करते हैं, खरीदते हैं, यानी कि उनकी ट्रेडिंग करते हैं। पश्मीना शॉल्स वोवन इन जम्मू कश्मीर, हम देखते हैं, ये भी देखो स्टार वाला क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्योंकि जो पश्मीना शॉल होती है वो कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर, कश्मीर में, कहाँ, कश्मीर में क्या की जाती है, बनाई जाती है और उसका ट्रेड किया जाता है। बहुत ही गर्म टाइप की शॉल होती है और बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि बहुत प्योर फाइबर से ये बनती है, यानी कि बहुत ही प्योर फर इसमें यूज़ होता है इसको बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं केरला की। केरला की लोकेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया केरला कहाँ पर है, एकदम साउदर्न पार्ट, यानी कि एकदम दक्षिण की तरफ आप देखोगे, ये यहाँ पर हमारा क्या है, यह है केरला, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एकदम साउथ वेस्ट कॉर्नर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है केरला की लोकेशन है। सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर, हम देखते हैं कि एक तरफ सी है और वहीं दूसरी तरफ उसका क्या है, हिली एरिया है, यानी कि हिली एरियाज तो है ही, साथ साथ वहाँ पर सी का जो एरिया है वो भी बिल्कुल बहुत पास है, तो उनके लिए फिशिंग करना, एग्रीकल्चरल वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं स्पाइसेस की बात करते हैं, किस टाइप के स्पाइसेस है, यानी कि यहाँ पे पेपर, क्लोव, कार्डेमम और इसके अलावा भी छोटे मोटे और मसाले जो है वो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। जो मेनली मेजर मसाले हैं वो ये 3 हैं जो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। अंग्रेजों ने इन्हीं मसालों की वजह से तो वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडर्स की बात करते हैं। यहाँ पे ज्यूइस एंड अरब्स, ये ट्रेडर्स थे तो जो सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेडिंग किया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, यानी कि भारत में क्रिश्चियनिटी लाने का जो सबसे पहले काम किया वो किसने किया, वो सेंट थॉमस ने किया। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, कौन थे, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट ब्रॉक्ड क्रिश्चियनिटी टू इंडिया 2000 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 साल पहले। सब कहा जाता है कि सेंट थॉमस, कौन है सेंट थॉमस, ये है सेंट थॉमस, जिन्होंने क्या किया, भारत में यानी कि क्रिश्चियनिटी लाने का जो एक जिम्मा था, या हम ये कहें कि जो भारत में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए वो कौन थे, सेंट थॉमस थे। क्लियर है। आगे देखते हैं इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। इब्न बतूता, ये देखिए, ये है इब्न बतूता, ये एक ट्रैवलर था और एक राइटर था। कौन था, एक ट्रैवलर था और एक राइटर था। रॉ ट्रैवलॉग्स, यानी कि ये ट्रैवलॉग्स लिखता था। ट्रैवलॉग्स क्या होता है, जो लोग घूम घूम कर यात्राएं करते हैं तो वो अपनी यात्राओं के बारे में लिखते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ट्रैवलॉग्स। क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने केरला के बारे में लिखा। क्लियर है। डिस्क्राइब लाइफ ऑफ मुस्लिम, इन्होंने मुस्लिम की लाइफ के, यानी कि जो केरला में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी उनके बारे में भी लिखा। लेकिन क्या लिखा, चलिए देखते हैं। सेड दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो कहाँ पर, केरला में बहुत ही रिस्पेक्टेबल, यानी कि बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के तौर पर देखी जाती थी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे लद्दाख और केरला, इन दोनों स्टेट में और क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, यानी और कौन कौन सी डाइवर्सिटी है जो हमें इन दोनों में देखने के लिए मिलती है। आप देखोगे हमें डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिल रही है। आगे देखते हैं कौन सी डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ देखने के लिए हमें मिलती है। अब देखिए रीज़न की बात करें, रिलीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो रिलीजन दिया है यहाँ पर लद्दाख में वो है बुद्धिज़्म। रीच तिब्बत व्या लद्दाख, कहा जाता है कि लद्दाख के थ्रू ही कहाँ, तिब्बत में क्या पहुँचा था, बौद्ध धर्म पहुँचा था। कौन सा धर्म पहुँचा था, बुद्धिज़्म पहुँचा था। क्लियर है। इस्लाम इंट्रोड्यूस 400 ईयर्स एगो, यहाँ पे इस्लाम का 400 साल पहले ही क्या कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था यहाँ पर। ठीक है। सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी जो अच्छी अमाउंट में, यानी कि अच्छे नंबर में हमें यहाँ पर देखने को क्या है वो मिलती है। क्लियर है। अब देखते हैं सोशलिटी, यानी कि
यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, सॉरी हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है। फेमस फॉर पश्मीना, यानी कि पश्मीना वुल के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो लद्दाख है ये पश्मीना वुल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि पश्मीना वुल के लिए बहुत ही फेमस स्टेट ये माना जाता है, टेरिटरी है, वैसे तो ये कहेंगे हम ये टेरिटरी है। मिक्सचर ऑफ बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम कल्चर, हम देखते हैं लद्दाख में हमें दो कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दैट इज़ बुद्धिज़्म, यानी कि हमें यहाँ पे बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, और दूसरा मुस्लिम कल्चर, यानी कि इन दोनों कल्चर का मिक्सचर हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, लद्दाख में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग्स एंड पोएम के बारे में देखते हैं, किस प्रकार के सॉन्ग एंड पोएम जो है वो यहाँ पर होते हैं, यानी कि सॉन्ग्स एंड पोएम्स के बारे में। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग, यानी कि लद्दाख में एक बहुत ही पुरानी मान्यता रही है, मुंह से जो गाना गाया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो सॉन्ग गाए जाते हैं वो ओरल गाए जाते हैं। ठीक है, ये वहाँ की बहुत पुरानी मान्यता है, यानी कि पुराने टाइम से वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, यानी कि वहाँ पर एक लोकल वर्जन है तिब्बतियन का, यानी कि जो महाकाव्य है उसके लिए कहा गया है, कौन सा है वो, केसर सांगा। कौन सा है, केसर सांगा है। आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ का यानी कि तिब्बत का एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, जिसका नाम है केसर सांगा। ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना। केसर सांगा जिसको कौन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही एक साथ परफॉर्म किया करते थे, यानी कि ये दोनों ही इनको गाया करते थे। ठीक है, इनका यूज़ किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं खाने के बारे में। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क तो इतना पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग यहाँ पे मीट खाते हैं और दूसरा मिल्क प्रोडक्ट जो है वो खाते हैं। ठीक है, ईच फैमिली हैज़ सम गॉड, काउ एंड याक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ के पास क्या है, या तो गॉड्स हैं, काउज हैं और याक हैं। ठीक है, याक वो फर वाला एनिमल होता है जिसके लाइक शरीर पे बाल बाल होते हैं, तो उसको याक बोलते हैं। वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके वर्क लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है। आई होप कि फूड के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए अब केरला के बारे में देखते हैं, यहाँ के रिलीजन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से रिलीजन यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पे जुडिज़म देखने के लिए मिलता है, दूसरा है इस्लाम देखने के लिए मिलता है, क्रिश्चियनिटी देखने के लिए मिलती है, हिंदुज़म देखने के लिए मिलता है और बुद्धिज़्म देखने के लिए मिलता है। इतनी ज़्यादा जो हमें रिलीजन है, यानी कि इतने सारे धर्म हमें यहाँ पर क्या है देखने को मिलते हैं। क्या हमें इतने सारे धर्म लद्दाख में भी मिल रहे थे देखने के लिए? लद्दाख में हमें ज़्यादातर क्या था, या तो बुद्धिस्ट देखने के लिए मिले या फिर मुस्लिम देखने के लिए मिले, लेकिन आप केरला में देखोगे हमें कितने सारे धर्म जो हैं वो एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कि केरला में किस प्रकार का एग्रीकल्चरल वर्क किया जाता है। देखिए केरला की जो भूमि है वो बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे खेती करना बहुत ईजी है, और क्योंकि समुद्र के आसपास का एरिया है तो पानी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर खेती करना बहुत ईजी है। और सुइटेबल क्लाइमेट फॉर राइस, यानी कि राइस उगाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, यानी कि एक क्लाइमेट यहाँ पर मिलता है जिससे कि वहाँ पर उनको वो राइस को ग्रो कर सकें। क्लियर है। नाउ फिशिंग के लिए यहाँ पे फिशिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये समुद्र के एकदम पास वाला एरिया है। आप देखोगे ना पीछे जो मैंने मैप में दिखाया था, समुद्र के एकदम पास वाला एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पर फिशिंग का भी बहुत लाइक अच्छी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर यूज फॉर फिशिंग कोल्ड चीना वाला। आप देखोगे ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन है। एक फिशिंग नेट होती है जो चाइनीज़ नेट होती है, ठीक है, जिसको चीना वाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीना वाला। ठीक है, तो इसको याद रखना आप, एक फ़िशिंग नेट होता है ये, जो यूज़ किया जाता था केरला के लोगों के थ्रू फिशिंग करने के लिए। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, यूटेंसिल यूज़ फॉर द फ्राइंग इज कोल्ड। ऐसे बर्तन जिनको फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता था उनको बोला जाता था चीना चट्टी। ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं एक यूटेंसिल होता है, यानी कि एक ऐसा बर्तन होता है जिसको चीना चट्टी कहा जाता है और वो फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो केरला है वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, और उस फेस्टिवल में एक बोट रेस होती है। कौन सी रेस होती है? एक बोट रेस होती है जो वहाँ पर ओनम फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म की जाती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि कितना डिफरेंस हमें लद्दाख और केरला में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक सदर्न मोस्ट
पार्ट है इंडिया का और वही एक नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, यानी कि इंडिया का सबसे उत्तर का अगर हम राज्य देखें यानी कि टेरिटरी देखें तो वो क्या है, लद्दाख है, और कितनी डाइवर्सिटी हमें वहाँ देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम सबसे दक्षिण की बात करें, सबसे दक्षिण राज्य की बात करें जो कि केरला है, और वहाँ पर हमें क्या डाइवर्सिटी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। आपको दोनों के कंपैरिजन से पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। हम देखते हैं जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन में क्या लेकर आती है, क्या ऐड करती है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका हमारी लाइफ में। सबसे पहले डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हमें पता है जो डाइवर्सिटी है उसी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के क्लोथ, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, कलर और कस्टम्स, फेस्टिवल्स, रिलीजन, हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। हर धर्म की कुछ ना कुछ अपनी एक यूनिकनेस होती है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमें डाइवर्सिटी से क्या सीखने को मिलता है। इट गिव्स अस यूनिकनेस, यानी कि हमें बहुत यूनिकनेस देती है, हमें डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं, स्टोरी टेलर्स मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिटी इन वेराइटी, यानी कि हम इतनी ज़्यादा वेराइटी हमें देखने के लिए मिलती है, फिर भी क्या है, हम यूनाइट हैं, यानी कि हम एक हैं, हमें एकता देखने को मिलती है। आगे देखते हैं नॉलेज एंड लर्निंग। हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है, नॉलेज के साथ साथ हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। हमें बहुत कुछ जो है अलग अलग धर्मों से, रिलीजन से, भाषा से, खाने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता भी है। इन्जॉयमेंट ऑफ कल्चर, हम देखते हैं कि हम अपने अपने कल्चर को कैसे इंजॉय करते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति हर एक दूसरे फेस्टिवल्स को क्या करता है, एक दूसरे के फेस्टिवल को क्या करता है, एक साथ सेलिब्रेट करता है, एक साथ मनाता है। तो यही तो है, या ये क्या है, यही तो यूनिकनेस है डाइवर्सिटी की, यही तो खासियत है। डाइवर्सिटी टर्म ऑफ फूड, यानी कि हम फूड के मामले में देखें, हम कल्चर के मामले में देखें, या हम फेस्टिवल के मामले में देखें, या फिर हम क्लोथ के में देखें, या फिर हम लैंग्वेज में देखें, हर जगह हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यही डाइवर्सिटी जो है वो हमारे भारत को बहुत ही यूनिक बनाती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था? द टर्म कॉइन्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज, ये एक बुक है। क्या है? ये एक बुक है। किसके थ्रू लिखी गई है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू लिखी गई है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन्होंने ही कहा है क्या, यानी कि हम इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं लेकिन फिर भी हम यूनाइट हैं, यानी कि फिर भी हम एक यूनिटी में हैं, हम एकता के साथ रहते हैं। इतनी ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी हम लोगों में हम फिर भी कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यूनिटी नॉट इम्पोज्ड, इट कम्स फ्रॉम विद इन, यानी कि जो यूनिटी होती है वो हमारे अंदर से उभरी हुई भावना होती है, अंदर से निकली हुई चीज़ होती है, उसको कोई बाहर से नहीं थोप सकता। यानी कि बाहर से देखने में तो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और चाहे वो देखने में हो, खाने में हो, लैंग्वेज में हो, लेकिन एकता कहाँ दिखाई देती है? वो हमारे अंदर दिखाई देती है। इसीलिए जो विविधता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, इसको क्या कहा गया है? यूनिटी नॉट इम्पोज्ड, यानी कि इसको हम पर थोपा नहीं जा सकता। इट कम्स विद फ्रॉम विद इन, यानी कि ये हमारे अंदर से आती है, यानी कि हमारे अंदर से निकली हुई चीज़ें हैं, यानी कि हम अंदर से एक हैं, हमारे अंदर क्या है? एकता है। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? यही डाइवर्सिटी तो है। हमारे भारत की जो पावर है, जो ताकत है, वो क्या है? वो यही डाइवर्सिटी है। इसी ने हमें क्या कर रखा है? एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश रूल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लें ब्रिटिश रूल की, तो ट्राइड, डिवाइड एंड रूल। हमें पता है जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें डिवाइड करने की कोशिश भी की, हमारे पर हमें डिवाइड भी किया, हमारे पर रूल भी किया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? हमें डिवाइड एंड रूल किया। क्लियर है? अब हम देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल यूनाइटेड ऑल इंडियंस, यानी कि हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो उसमें हर धर्म का व्यक्ति जो था वह इंक्लूड हुआ था। हर धर्म का व्यक्ति
ने उसमें हमारा साथ दिया था। और एक साथ होने के बाद, यानी कि जब हम एक साथ आए, एक यूनिटी में आए, तभी तो हमें फ्रीडम इतनी इजीली तो नहीं कहूँगी, खैर बहुत मुश्किल से मिली, लेकिन हमें मिली तो सही। यानी कि वो मिली किस वजह से? क्योंकि हम यूनाइट थे, यानी कि हम एक यूनिटी में थे। हमने नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम सब ने एक साथ इस लड़ाई को लड़ा और हमने जीता। यानी कि इसी को कहा जाता है यूनिटी। क्या कहा जाता है? यूनिटी। यूनिटी हेल्प विन इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी यूनिटी ने ही हमें इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता दिलाई। यानी कि जब हम यूनाइट हुए, एक साथ रहे, तभी तो हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। आगे देखते हैं, यानी कि उस आज़ादी के टाइम पर हमें क्या देखने के लिए मिला? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, सैम्बल्स, नेशनल फ्लैग, इन सभी चीज़ों ने क्या किया? हमारी मदद की। किस चीज़ में? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में मदद की। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेशनल एंथम किसके थ्रू? रविंद्रनाथ टैगोर जी के थ्रू क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था। क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की बात करें, जो इतना बड़ा मैस्केर्स था फ्रीडम मूवमेंट का, तो देखिए उस टाइम पर भी क्या था? हम एकजुट रहे, तभी तो जाकर हमने इस टाइप के जो मैस्केर्स उस टाइम पर हुए थे, उसका हम बदला ले पाए। ठीक है, ये इतना घिनौना काम जो था अंग्रेज़ों के थ्रू किया गया था, हम एक रहे, यानी कि हमारी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी हम एक रहे, तभी तो हमें इतनी जो हमारा स्वतंत्रता थी वो हमें मिली, हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, इतने क्रूल वर्क देखने के बाद भी आई होप कि आपको ये, यानी कि अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा।